हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10 का हम पहला चैप्टर के बारे में जो पहला वीडियो हमने बनाया था जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि हम किस प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने अभिकारक पढ़े थे, फिर उत्पाद के बारे में पढ़ा था, फिर रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके लिखे थे, फिर रासायनिक समीकरण को किस तरह संतुलित करना, फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। यहाँ तक हमने स्टडी किया था। एक बार हम उन जो भी पढ़ा उसको एक बार रिविज़न कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने कल पढ़ा था आपके बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। रासायनिक परिवर्तन, हमने रासायनिक परिवर्तन को कल दो पार्टों में बांटा था। पहला था भौतिक परिवर्तन और दूसरा था मेरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में कौन से में होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखे थे अपने, बल्ब का जलना, चौक का टूटना, है ना। इसी तरह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखे थे, दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना। ये जो एग्जाम्पल थे हमारे रासायनिक परिवर्तन के थे। इसी तरह मैंने कल एक प्रश्न पूछा था आपको कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है। एक मोमबत्ती जल रही है तो कौन सा परिवर्तन होगा। तो आपने देखा कि मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। इसलिए दोनों दोनों परिवर्तन हैं मोमबत्ती के जलने में। मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन कहलाते हैं। क्योंकि इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो मोमबत्ती पिघलेगी, जैसे यहाँ पर मोमबत्ती जल रही थी, यहाँ पिघलेगी, तो ये जो मोम पिघलेगी तो इसका वापस यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरा भौतिक परिवर्तन। जबकि जो मोमबत्ती जल गई है, जो पार्ट जल गया है, जो पदार्थ जल गया वो वापस आएगा नहीं, तो ये मैं कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। इसलिए मोमबत्ती का जलना क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। इसके बाद मैंने बताया था आपको रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसकी परिभाषा बताई थी। तो रासायनिक जो पदार्थों में परिवर्तन होते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था अभिकारक। अभिकारक के बारे में स्टडी किया था। रिएक्टेंट बताया था, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जो पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन में, उसे कहते हैं अभिकारक कहते हैं। जबकि किसी भी अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते थे, उत्पाद कहते थे। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है मेरे पास और ये ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इस रिएक्शन में जो भाग ले रहा है ये मेरा रिएक्टेंट कहलाएगा। मैग्नीशियम भी रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा। ये मेरे के लिए लेंगे रिएक्टेंट, ये मेरा कहलाएगा प्रोडक्ट कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण पढ़ा था। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। रासायनिक समीकरण क्या है, किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थों को उनके अणुसूत्र या प्रतीक चिन्हों में लिखना रासायनिक समीकरण लिख कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं कार्बन, अपन एक एग्जाम्पल बताया था कोयले का दहन। कोयले का दहन तो अपन जानते हैं कोयले में क्या होता है, कार्बन प्लस किससे जलता है, ऑक्सीजन से, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये कार्बन को किससे लिखते हैं, सी से, ऑक्सीजन को O2 से और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। मतलब कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह है वह C है, ऑक्सीजन का O2 है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ये जिन प्रतीक चिन्हों में लिखते हैं वही कहलाता है रासायनिक समीकरण होता है। फिर हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण को किस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को। तो इसके कुछ रूल्स पढ़े थे। फर्स्ट रूल्स पढ़ा था, अभिकारक को हमेशा कौन सी तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ, जबकि उत्पाद को कौन सी तरफ लिखते हैं, दाईं तरफ। अभिकारक को तो बाईं तरफ, जबकि उत्पाद को दाईं तरफ। ये पहला रूल पढ़ा था। फिर दूसरा रूल पढ़ा था, अभिकारक को लिखने के बाद तीर का निशान लगाया जाता है, फिर उत्पाद लिखते हैं। फिर थर्ड पढ़ा था हमने, जब भी लिखते हैं अभिकारक के बाद उत्पाद लिखते हैं, जो तीर का निशान लगाते हैं और उस रिएक्शन में, उस अभिक्रिया में अगर आवश्यक शर्तें हैं, ताप दाब, तो उस तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं अगर वहाँ पर ज़रूरत है। तो एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या अभिक्रिया होती है, पेड़ पौधों द्वारा भोजन जो बनाने की प्रक्रिया होती है, जो सारा प्रोसेस है वही मेरा कहलाएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। जैसे हम जानते हैं पौधा की जब प्लांट प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेगा तो क्या आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या चाहिएगा, उसको पानी चाहिएगा, और क्या बनाता है आपका ग्लूकोज, और क्या बनाता है 6O2 प्लस 6H2। ये रिएक्शन होती है।
तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में इस जो तीर के निशान के ऊपर, मतलब अगर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो रही है तो क्या चाहिएगा, सूर्य का प्रकाश। आवश्यक शर्तें तभी रिएक्शन होगी। तो ये जो तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं हमेशा, जो आवश्यक शर्तें, जो ताप दाब एसेसरी, जो नेसेसरी उस रिएक्शन में आवश्यक है, तो उसको वहाँ पर अपन लिखेंगे। फिर मैंने फोर्थ रूल बताया था, एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने की संख्या में उसको प्लस या धन का निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ पर इसी रिएक्शन में देख रहे हैं, दो से अधिक, एक से अधिक रिएक्टेंट है तो प्लस का निशान। इसी तरह प्रोडक्ट यहाँ एक से अधिक बन रहे हैं तो प्लस के निशान के बाद लिख रहे हैं। कि ऐसे थोड़ा कर रहे हैं कि डायरेक्ट रिएक्शन या इस रिएक्शन को ऐसे थोड़ा लिखा मैंने 12S2, ऐसे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एक से अधिक होने पर प्लस का निशान, आपको धन का निशान बताना है। फिर मैंने कल एक बताया था आपको, हमने इसके बाद हमने एक चीज़ और बताई थी आपको कि उनको भौतिक अवस्थाओं में लिखते हैं, मतलब रासायनिक जो पदार्थ हैं उनको भौतिक अवस्थाएं जो हों उस अवस्थाओं के बारे में लिखते हैं। जैसे आपका ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है ना, जलीय विलयन है। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, गैस को गैस बोलते हैं, है ना, सॉरी, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, गैस को गैस बोलते हैं, जबकि जलीय विलयन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको एस से लिखते हैं लिक्विड, द्रव को एल से लिखते हैं, गैस को जी से, और एक्वस सॉल्यूशन को एक्यू से लिखते हैं। यहाँ तक हमने सारी स्टडी की थी। फिर इसके बाद मैंने आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमने सीखे थे। एक चार्ट बना के हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं तो उसको बैलेंस करना भी सीखा था हमने। इसके बाद मैंने आपको बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान निर्माण किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, मतलब कुल किसी भी रिएक्शन में देखेंगे तो कुल द्रव्यमान क्या रहता है, हमारा सुरक्षित रहता है। इस तरह हमने कल 8 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा इसी से रिलेटेड आगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो 9th है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो है रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शन में परमाणु जो होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होते हैं। मतलब अपने आप कोई पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए या तो परमाणु के आपसी बंध टूटेंगे या जुड़ेंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कार्बन है प्लस ऑक्सीजन बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो गई। इस रिएक्शन के लिए कार्बन अपने आप में अलग है, ऑक्सीजन अलग है। इन दोनों ने दोस्ती की, मतलब आप इन दोनों के आबंध आपस में जुड़े, अब जुड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के यदि हम दोस्ती तोड़ दें तो ये वापिस टूट जाएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन अपने आप में अलग हो जाएगा। तो इनके आपसी आबंध के जुड़ने व टूटने से एक नया पदार्थ बनता है, वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया हैं। और जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में देखेंगे इसी तरह हमको देखने मिलेगा। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकार कौन कौन सी अभिक्रिया हमारे जो सिलेबस में, जो पहली है संयोजन अभिक्रिया, या उसका दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कहलाता है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। तीसरा है मेरा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है उपचय अभिक्रिया व अपचय अभिक्रिया। छठा है मेरा रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और लास्ट में रिएक्शन है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। हम इन रिएक्शनों को क्या करेंगे कि इन रिएक्शनों की डेफिनेशन पता करेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनकी एग्जाम्पल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि इनकी डेफिनेशन के साथ हमें उनके एग्जाम्पल भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो 8 रिएक्शन है, मैं आपको 8 रिएक्शन आप आराम से कुछ ही सेकंडों में आप ये रिएक्शन याद कर पाएंगे। देखिएगा हम किस तरह से याद करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास पहली जो रिएक्शन देख रहे हैं आप, वह है संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये रिएक्शन देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं, या 2 से अधिक का मतलब होता है 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन क्रिया में करके केवल उत्पाद कितना बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन में, वही मेरा कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और योग का मतलब भी हम गणित में जानते हैं, योग को क्या होता है, मतलब जुड़ना ही होता है। जैसे ये रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें A + B + C रिएक्शन करके क्या मैंने बनाना है, D, मतलब ये 3 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके
केवल एक सिंगल प्रोडक्ट डी बना रहा है, वो क्या कहलाएगा मेरा संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, हम जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। इस रिएक्शन में देखिए मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट हुआ, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट हुआ, प्रोडक्ट कितना बना, सिंगल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ऐसे कोयले का दोहन हम एग्जांपल देख ही रहे हैं, कोयले के दोहन में देखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सिंगल, दो रिएक्टेंट हुए और सिंगल प्रोडक्ट बना। ऐसे तीसरा एग्जांपल है बुझे हुए चूने का निर्माण, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ये एग्जाम्पल है और परीक्षा में पूछा गया, देखिएगा बुझे हुए चूने का निर्माण मतलब जैसे चूना जानते हैं हम, जैसे अपने घर पे कलर करते हैं ना पुताई, तो वही चूनाई जो चूना का इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा आपने, जब भी चूने में पानी डालते हैं तो उसमें बुलबुले आते हैं और बहुत गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा है ना। तो वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना, डायरेक्ट एग्जाम में एक तो फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला है क्या। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम होने के कारण यहाँ कैल्शियम Ca आ गया, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन आ गया। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है H2O के साथ अभिक्रिया, तो क्या बना हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे का निर्माण हुआ, बुझे हुए चूने का निर्माण हुआ। मतलब यहाँ दो रिएक्टेंट ने रिएक्शन की और सिंगल प्रोडक्ट बना। इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो बिना बुझा हुआ चूना, मतलब आप देख रहे हैं इसमें पानी है क्या, नहीं है, तो बिना बुझा हुआ। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो बुझा हुआ चूना आ जाएगा जिसमें पानी है उपस्थित है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO है और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे पास संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के बाद दूसरी रिएक्शन है वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। इसे किसे कहते हैं, देखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने संयोजन या योगात्मक मतलब दोनों नाम ध्यान रखने, ऐसे ही वियोजन में वियोजन भी कहते हैं या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। देखो परीक्षा में हम सिर्फ एक नाम याद करके जाएंगे कि वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन याद करके नहीं जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, हमें उसका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए और इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे वियोजन, पहले संयोजन था तो जुड़ रहा था, वियोजन का मतलब हट रहा है, अपघटनीय मतलब कोई चीज़ बनी हुई है वो टूट रही है, अपघटन हो रहा है। देखिए क्या टूट रहा है, तो एक अभिकारक टूट रहा है, पहले अभिकारक जुड़ रहा था, तो यहाँ अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, तो उसे कहते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया इसको हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा है वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में, जो पहला है ऊष्मीय अपघटन। अगर हम किसी रिएक्शन में ऊष्मा देकर उसका अपघटन करें, उसको तोड़ें, है ना, अपघटन का मतलब तोड़ें, है ना, उस रिएक्शन को हम ब्रेकअप करें, तो ऊष्मा मतलब हीट जानते हैं, हीट आप किसी के भी द्वारा दे सकते हैं। अगर आप हीट ऊष्मा के द्वारा दे रहे हैं, गर्म करके दे रहे हैं, तो ये ऊष्मा के द्वारा जो अपघटन है तो ये कहलाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, आपके जितने भी पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, है ना, जितने भी संगमरमर, जितनी आपकी इमारतें देखी होंगी जिसमें जो पत्थर लगे रहते हैं, आजकल तो घर में पर भी संगमरमर पत्थर लगाते हैं, है ना, तो ये जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगर उसको गर्म करूँ तो ये दो भागों में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। मतलब एक रिएक्टेंट, एक अभिकारक कितने भाग में टूट रहा है प्रोडक्ट में, दो में, तो इसका मतलब हुआ ऊष्मीय अपघटन। उसी तरह दूसरा है प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन। अगर मैं किसी पदार्थ को प्रकाश दूं, उस पर सनलाइट गिराऊं, है ना, लाइट के द्वारा, है ना, तो ये जो मेरा अपघटन होगा अगर दो भागों में टूट जाए तो मेरा कहलाएगा प्रकाशीय अपघटन। जैसे सिल्वर क्लोराइड है AgCl, सिल्वर क्लोराइड का मतलब AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और अगर सूर्य के प्रकाश में इसको रखूँ, मैं धूप में जाकर इसे एक बाउल में उसको धूप में ले जाऊँ उस पदार्थों को, तो ये दो भागों में टूट रहा है, सिल्वर और क्लोरीन। तो जो सिल्वर का रंग कैसा हो जाता है, धूसर का मतलब होता है ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये दो भागों में टूट गया, मतलब एक रिएक्टेंट एक अभिकारक दो प्रोडक्ट में टूट गया, तो ये मेरा कहलाएगा प्रकाशीय अपघटन। हमने दो पढ़ लिए, एक ऊष्मीय अपघटन पकड़ लिया और दूसरा प्रकाशीय अपघटन पढ़ लिया। ऊष्मीय अपघटन ऊष्मा के द्वारा अपघटन हो रहा है, जबकि प्रकाशीय अपघटन प्रकाश के द्वारा अपघटन हो रहा है। जैसे वहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था सिल्वर क्लोराइड, इसी तरह प्रकाशीय अपघटन में दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl आ जाएगा क्लोराइड के कारण, जबकि यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड Br के कारण ब्रोमाइड आ जाएगा। ये श्वेत रंग होता है। अगर मैंने एक बाउल में लिया
और उसको मैंने, श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, अगर उसको मैं सूर्य के प्रकाश में धूप में ले जाऊँ बाहर और दो भागों में टूटेगा, सिल्वर और ब्रोमीन। सिल्वर कौन से रंग का हो जाएगा? धूसर रंग का, ग्रे कलर का हो जाएगा, और ब्रोमीन देगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ जाती है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ करते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। जैसे जानते हैं पहले फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जैसे पहले फोटोग्राफी करते थे तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में डिजिटल कैमरे आ गए हैं, है ना। कई वर्तमान में इस कैमरों में बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, तो इस प्रकार के सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो पहले ध्यान रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या करते थे? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। सीधा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और दो केमिकल दूसरे भी नाम दे सकता है, तो हमें पता होना चाहिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। अब तीसरा जो हमारा अपघटन है वो विद्युत अपघटन है, विद्युत के द्वारा अपघटन। जैसे विद्युत मतलब करंट के द्वारा अपघटन हो रहा है, जैसे NaCl मतलब नमक हो गया मेरा, है ना, सोडियम क्लोराइड। AQ मतलब जलीय विलयन में, मतलब नमक मैंने लिया और उसको पानी में मिला दिया और मैंने उसको हिला दिया और उसमें विद्युत करंट पास किए, दो इलेक्ट्रोड रखे, तो दो भागों में टूटेगा, सोडियम और क्लोरीन। मतलब विद्युत के द्वारा अपघटन हो गया, इसलिए कहते हैं विद्युत अपघटन। मतलब तीन प्रकार के अपघटन पढ़ा हमने, ऊष्मीय अपघटन पढ़ा, प्रकाशीय अपघटन पढ़ा, और थर्ड मैंने पढ़ा विद्युत अपघटन। हमारे दो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन मेरे सामने है वो है विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है, वी मतलब हटाना, स्थापन मतलब कोई चीज़ यहाँ पर ऊपर से, जैसे मेरा पेन यहाँ है उसको मैं यहाँ रखूँ, मतलब इसका स्थान चेंज हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये पेन यहाँ है तो ये अपने आप नहीं हटेगी, यहाँ पर कोई दूसरा रिएक्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर ये ए है, ये बी और सी, इनकी दोस्ती है ना, ये अपने आप में दोस्ती बने हुए हैं। तो ए बोलेगा इस सी को बोलेगा कि तेने दोस्ती बी से बहुत अच्छी की, लेकिन मैं और तेरी बी से ज़्यादा और अच्छी दोस्ती निभाऊंगा, तो इस बी को हटा दे, तो बी चला जाएगा। अब ये ए और सी दोनों पास में हो जाएंगे, मतलब बी का स्थान क्या हो गया? चेंज हो गया। किसने हटाया? ए ने हटाया। तो यही मेरा कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर दे, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो कब करेगा विस्थापित, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, कब करेगा उसका भी आंसर हमारे पास है। देखिएगा पहले एक बार समझते हैं। जैसे ए है प्लस बी सी, ए प्लस बी सी का मतलब हुआ ये ए अपने आप में अलग है और बी और सी अपने आप आपस में अभिकारक जुड़े हुए हैं, तो एक दोस्ती होगी उन दोनों के। ए अपने आप में अलग है, बी और सी की पक्की दोस्ती है। तो इसने ए को बोला सी को, अरे भाई कब तक दोस्ती, बी तो बी से अच्छी दोस्ती कौन करेगा, मैं करूँगा, है ना। अपन जो भी बाहर घूमना है ना, बी तो बाहर जाते तो खर्चा पैसा वैसा निकालता नहीं, अपन अच्छे से दोस्ती करेंगे। तो सी ने सोचा क्यों ना बी को निकाल दिया जाए, दोस्ती में इतना कोई बेनिफिट नहीं रहा है ना। तो उसने बी को बोला भाई तू निकल जा, और आ गया ए आ गया यहाँ पर, तो स्वतः ही बी निकल गया। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको समझेंगे। देखिएगा जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 यहाँ पर है, और मेरा बना ZnSO4 प्लस कॉपर बना। तो देखिएगा, तो इस जिंक ने किसको हटा दिया? कॉपर को हटा दिया, और खुद यहाँ पर आकर बैठ गया, और कॉपर हो गया बाहर निकल गया। अब सर निकलेगा कैसा? अब देखिएगा एक एग्जाम्पल और इसको समझेंगे। कॉपर यहाँ है तो जिंक सल्फेट, और यहाँ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक है, तो ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है, जबकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सर ये गजब बात कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे कि ए है और बी को हटाकर ए आ सकता है, अब नहीं आ रहा है। तो देखिएगा समझिएगा कब हो सकता है ऐसा। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है, मतलब जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, इसलिए जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है। लेकिन कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है जिंक की तुलना में, इसलिए जिंक कभी भी ये नहीं कर सकता कि ये कॉपर कभी ऐसा नहीं कर सकता कि जिंक को हटा सकता है। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। इससे सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्या ये रिएक्शन संभव है? यस, ये रिएक्शन संभव है। नहीं,
तो सर हमें कैसे पता चलेगा जिंक ज़्यादा क्रियाशील है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी सक्रियता श्रेणी जो है, एक्टिविटी जो ग्रुप जो बने हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आपको मैं पूरी सीरीज लिखवा दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कौन एक्टिव है कौन कम एक्टिव है ना। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल और है, Fe+CuSO4, तो वही दिमाग में बनाएंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये Fe आयरन बोलेगा कॉपर को, ये सल्फेट के साथ दोस्ती कर लेगा, तो क्या बन जाएगा देखिएगा आप, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर, अलग हो जाएगा। ऐसे ही एक रिएक्शन है Pb+CuCl2, तो ये Pb दोस्ती कर लेगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और ये कॉपर हो जाएगा बाहर। कब पॉसिबल है? जब ये अधिक क्रियाशील हो कॉपर से, मतलब आयरन जो Fe है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने पर ही संभव है। ऐसे Pb कॉपर से अधिक क्रियाशील है इसलिए ये रिएक्शन संभव है, अधिक क्रियाशील न होने पर ये रिएक्शन संभव नहीं थी। तो दोस्तों आज हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी, एक बार इसको बारे में वापस सारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई थी संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया कौन कौन सी होती है ना। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में, संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया के बारे में किया था। संयोजन अभिक्रिया कहूँ या योगात्मक अभिक्रिया कहूँ, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना था, ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया था। एक थर्ड एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट लिखवाया था, कैल्शियम ऑक्साइड था, CaO था, जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ये किसे कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये मैंने बताया था आपके एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया। दूसरा मैंने बताया था वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे कहते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। इसको हमने 3 भागों में बांटा था। कौन सा था? पहला था हमारा ऊष्मीय अपघटन। अगर कोई रिएक्शन हो रही है और ऊष्मा के द्वारा अपघटन हो रहा है तो ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको हीट दी थी और 2 भागों में टूटा था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरा जो हीट के द्वारा जो था वो ऊष्मीय अपघटन हो गया। इसी तरह दूसरा मैंने बताया था प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर 2 भाग में, सिल्वर प्लस क्लोरीन, ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड था, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। तो ये सिल्वर क्लोराइड को 2 भाग में सिल्वर प्लस क्लोरीन बन रहा था, ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड को भी मैंने सूर्य के प्रकाश में रखा, 2 भाग में बन रहा था सिल्वर और ब्रोमीन। और इस सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग मैंने वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ उपयोग करते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। इसी तरह तीसरा जो मैंने बताया था आपका विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में NaCl लिया था, नमक लिया था, वो भी कौन सा? AQ मतलब जलीय विलयन, इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया था, 2 भाग में Na सोडियम बनता है और क्या बनता है? क्लोरीन गैस बनती है। तो ये मेरा कहलाएगा विद्युत अपघटन। तो ये मैंने बताया था आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और थर्ड मैंने आपको बताई थी अभी विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है जिसमें एक अभिकारक जो है दूसरे अभिकारक को परमाणु को विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल A+B+C बताया था। और ये क्या करेगा? AC दोस्ती कर लेंगे और B निकल जाएगा बाहर। फिर मैंने आपको बताया था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है जबकि कॉपर बाहर निकल जाता है। लेकिन कॉपर कभी भी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर रिएक्शन करेगा तो कभी भी ये रिएक्शन संभव नहीं है, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक की तुलना में कम क्रियाशील होने के कारण ये विस्थापित नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।